हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पीपी डिस्कस कर रहे थे। पीपी डिस्कशन में हम लोगों ने 3 वीडियो देख रखा है। जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख सकते हैं। इंडिया 16 पीपीई, ठीक है। 3 वीडियो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। ये चौथा वीडियो है पीपीई पे। इंडिया 16 पीपीई पार्ट 4। आज हम डिस्कस करेंगे बुक्स में रिवैल्यूएशन। जब हम करते हैं पीपी को रिवैल्यू करते हैं तो उसका रिकॉर्डिंग बुक्स में कैसे करेंगे, और मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन के बारे में भी फर्दर डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंटेशन एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन। जब हम रिवैल्यू करते हैं किसी एसेट्स को, किसी पीपी को, तो उसको बुक्स में दिखाने के 2 तरीके हैं। या तो डायरेक्टली कैरिंग अमाउंट में ऐड कर दीजिए फिगर को, और डिफरेंस जो दूसरा पार्ट है रिवैल्यूएशन रिजर्व से बुक कर दीजिए। या दूसरा तरीका है कि ओरिजिनल कॉस्ट को आप प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज कर लें। कैसे इंक्रीज करना है उसके बारे में ही ये डिस्कशन होने वाला है। पहला मेथड है डायरेक्ट कॉस्ट मेथड। डायरेक्ट कॉस्ट मेथड में हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि 10 लाख की एसेट है, 10 लाख से 15 लाख हो गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, पीपी को 5 लाख से बढ़ा देंगे। पीपी के अकाउंट डेबिट 5 लाख से कर देंगे, और कोरस्पॉन्डिंग जो पार्ट है रिवैल्यूएशन रिजर्व को 5 लाख से बढ़ा देंगे। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट मेथड में, मतलब कैरिंग अमाउंट को हम डायरेक्टली रिवैल्यू कर सकते हैं। दूसरा मेथड है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि जितना रिवैल्यू फिगर है उसके प्रोपोर्शनेटली हम पीपी में बढ़ाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को भी बढ़ाएंगे। पहले पार्ट में हमने डिप्रिसिएशन में कोई चेंज नहीं किया था, केवल कॉरस्पॉन्डिंग आरआर बुक कर लिया था। इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, पीपी के साथ साथ एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ाएंगे, और डिफरेंस रिवैल्यूएशन रिजर्व बुक करेंगे। कैसे करेंगे इस एग्जाम्पल से मदद से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ओरिजिनल कॉस्ट 6 लाख का था, डिप्रिसिएशन 2,40,000 रुपये का है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, तो डब्ल्यूडीवी कितना आ गया, 3,60,000। ये हमारा दिया हुआ। अब हमने इसे रिवैल्यू कर दिया 5.5 लाख पर, तो 3,60,000 के एसेट को 5.5 लाख में रिवैल्यू कर दिया। इसका मतलब डिफरेंस कितना है, 1,90,000 रुपये का डिफरेंस है। 1,90,000 रुपये से हमारा रिवैल्यूएशन रिजर्व बुक हो जाएगा। 1,90,000 रुपये से रिवैल्यूएशन रिजर्व हमारा बुक्स में शो करेगा, और पीपी को 1,90,000 रुपये पे रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा डायरेक्ट मेथड है, मतलब कैरिंग अमाउंट मेथड है। डायरेक्टली हमने पीपी को बढ़ा दिया 1,90,000 से, और रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्रिएट कर दिया 1,90,000। ये अपर रिवैल्यूएशन के केस में हम ऐसे करेंगे, ठीक है। ये तो क्लियर है। अब दूसरा मेथड जो है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, उसमें कैसे करेंगे इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। हमारा जो कैरिंग अमाउंट था वो 3,60,000 रुपया था। कैरिंग अमाउंट 3,60,000 था, और ओरिजिनल कॉस्ट कितना था एसेट की, 6 लाख रुपये। 3,60,000 रुपया था, तो ओरिजिनल कॉस्ट 6 लाख रुपये था। तो इसका कितना परसेंटेज है, डब्ल्यूडीवी इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। तो इन दिस केस इट इज 60%। मतलब 60% डब्ल्यूडीवी है। इसे दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, 60% क्या है, डब्ल्यूडीवी है, और 40% क्या है, डिप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है। तो अगर नया वैल्यू हमारा कितना है, नया वैल्यू 5,50,000 अगर डब्ल्यूडीवी है, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना आ जाएगा, 9,16,666। 60% 5.5 लाख को डिवाइड कर देंगे तो टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी 9,16,667 में। ओरिजिनल एग्जिस्टिंग वैल्यू 6 लाख रुपया अगर घटा दें तो डिफरेंस का अमाउंट जो निकल के आ गया वो हमारा रिवैल्यूएशन फिगर 3,16,667 है। 3,16,667 ये एसेट्स है, पीपीई है, और ये कितना है, ये 60% है। इस पर 40% हमें डिप्रिसिएशन भी चार्ज करना, तो डिप्रिसिएशन की भी अकाउंटिंग करेंगे। तो पहले 3,16,000 से हमने पीपी को बढ़ा दिया, डिप्रिसिएशन इसका 40% है,
क्योंकि 60% वैल्यू ये हमारा रेशियो कितना निकल के आएगा, 60% आया, 60% इज द WDV फिगर, तो दैट मीन्स कि 40% हमारा डिप्रिसिएशन है। तो 3,16,000 का 40% 12,667 रुपया हमारा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन निकल गया, और रिमेनिंग पार्ट रिवोल्यूशन रिजर्व हमारा हो गया 1,90,000 रुपया, जो कि पहले केस में भी उतना ही आया, दूसरे केस में भी उतना ही आया। तो 3,16,000 हमने एसेट को कितना बढ़ाया, 3,16,667 से बढ़ाया, और करस्पॉन्डिंग पार्ट हमने एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 40% बुक किया, तो रिमेनिंग पार्ट जो हमारा 1,90,000 रुपया एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन हो गया। तो इस तरह हमने देखा 2 मेथड हैं बुक्स में रिकॉर्ड करने का, एक डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमने डायरेक्टली कैरिंग अमाउंट को बढ़ा दिया, ये मेथड काफ़ी आसान है। आइए दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 कहता है जुपिटर लिमिटेड हैज एन आइटम प्लांट विथ इनिशियल कॉस्ट कितना है, 1,00,000 रुपये का है। एट द डेट ऑफ रिवोल्यूशन एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कितना है, 1,00,000 रुपये का प्लांट है, और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कितना है, 55,000 है। तो WDV कितना आ गया, 45,000 रुपये आ गया, 45,000 रुपये आ गया। अब इसके नया रिवोल्यूशन वैल्यू कितना आ गया है, 65,000 दिया हुआ क्वेश्चन में। फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट 20 रेफरेंस ट्रांजेक्शन सिमिलर एसेट 65,000, मतलब 20,000 रुपये अपवर्ड रिवोल्यूशन हुआ। इसे बुक्स में कैसे दिखाएंगे, डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करें, कैरिंग अमाउंट को डायरेक्टली 20,000 रुपये से बढ़ा दिया, 20,000 रुपये PP को डेबिट कर दिया, रिवोल्यूशन रिजर्व को 20,000 से क्रेडिट कर दिया, ये डायरेक्ट मेथड में। इनडायरेक्ट मेथड में हम रेशियो निकालते हैं, क्या रेशियो निकालते हैं, एग्जिस्टिंग परसेंटेज ऑफ WDV टू ओरिजिनल कॉस्ट। WDV कितना है, 45,000 है, तो हमारा कॉस्ट ओरिजिनल एसेट कितने का कॉस्टिंग का था, 45,000 था, तो 1,00,000 था, तो परसेंटेज कितना आ गया, WDV टू ओरिजिनल कॉस्ट 45%, मतलब 45% WDV है और 55% एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है। तो अगर 45% अब रिवाइज हमारा वैल्यू कितना हो गया, 45,000 से होके ये 65,000 हो गया, तो 65,000 अगर है, 65,000 इक्वल टू 45% है, 65,000 जो है हमारा 45% के इक्वल है एज पर रेशियो। तो 100% कितना हो जाएगा, 100% जो फिगर निकल के आ जाएगी वो 1,44,444 आएगा। कैसे आएगा, 65,000 डिवाइडेड बाई 45%, तो 1,44,000 आएगा। और हमारा ओरिजिनल कॉस्ट कितना, 1,00,000 है, डिफरेंस कितना होगा, 44,444 हमारा डिफरेंस फिगर है, ये हो गया। और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इसमें कितना हो गया, ये 55% है, तो 1,44,000 का 55%, और 55,000 ऑलरेडी हम लोग डिप्रिशिएट कर दिए हैं, तो रिमेनिंग कितना, 24,444 पे हम लोगों को डिप्रिसिएशन लगाना है। तो इसे कैसे रिकॉर्ड करें, 44,444 PP को बढ़ाएंगे, इस पर डिप्रिसिएशन लगाएंगे 55% का, तो ये 24,444 आएगा। रिमेनिंग पार्ट रिवोल्यूशन रिजर्व है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, हमें परसेंटेज निकालना है, WDV और ओरिजिनल कॉस्ट का परसेंटेज निकालना है। उस परसेंटेज को फिर नए वैल्यू पर एडजस्ट करना है। नए वैल्यू जो रिवाइज वैल्यू है, रिवाइज वैल्यू इस केस में कितना था, 65,000, परसेंटेज हमारा कितना है, 45%, इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा टोटल को ओरिजिनल कॉस्ट निकल जाएगा। ओरिजिनल कॉस्ट हमारा निकल के आ गया 1,44,000, 1,44,000 में से ओल्ड कॉस्ट हमने घटा दिया, तो हमारा नया रिवोल्यूशन फिगर आ गया, कितने का हमने एडिशन किया, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा कंसेप्ट है कि अभी तक हमने देखा केवल वन टाइम रिवोल्यूशन, अब कई बार होता है कि पहले आप अपवर्ड रिवोल्यूशन करो फिर डाउनवर्ड रिवोल्यूशन करो। ऐसे देखिए कि 31/3/2016 को WDV था 2,00,000 रुपये, फेयर वैल्यू था 3,50,000 रुपये। WDV 2,00,000 है, फेयर वैल्यू 3,50,000, क्या मतलब 1,50,000 रुपये से हमारे रिवोल्यूशन रिजर्व होगा। तो 1,50,000 से रिवोल्यूशन रिजर्व क्रिएट कर लिया और PP को 1,50,000 से बढ़ा दिया। इस 2017 को क्या हो गया, 3.5 लाख से वैल्यू घट के ये 2.5 लाख हो गई। पहले अपवर्ड था
अब ये डाउनवर्ड रिवोल्यूशन रिजर्व। तो 1 लाख रुपये का कमी आया, तो 1 लाख रुपये को रिवोल्यूशन रिजर्व से एडजस्ट कर देंगे। 1 लाख रुपया रिवोल्यूशन रिजर्व को से एडजस्ट कैसे करेंगे, रिवोल्यूशन रिजर्व को डेबिट कर देंगे और पीपी को क्रेडिट कर देंगे 1 लाख रुपया। ठीक है। दूसरा केस है 1,80,000 अगर रह गया, तो इस केस में हमारा कितना चेंज आ गया, इस केस में हमारा 3,50,000 माइनस 1,80,000, मतलब 1,70,000 का चेंज आ गया। 1,70,000 का चेंज आ गया पीपी में, 1,70,000 कम हो गया पीपी। तो डायरेक्ट मैटर के अनुसार हमने पीपी को 1,70,000 रुपये डायरेक्टली कम कर दिया। ठीक है। केस वन में हमने पहले रिवोल्यूशन रिजर्व को 1.5 लाख से बढ़ाया, उसके बाद 1,70,000 से कम किया। तो हमारे पास ऑलरेडी 1.5 लाख रुपये का आरआर है, तो सबसे पहले आरआर को एडजस्ट करेंगे 1.5 लाख रुपये से, फिर रिमेनिंग पार्ट जो अनएडजस्टेड पार्ट रह जाएगा वो पीएनएल में चार्ज कर देंगे। हमने इसमें क्या सीखा, अगर हमारा रिवैल्यूएशन ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा फिगर कम जाता है, आरआर से भी ज़्यादा चेंज आ जाता है, तो रिमेनिंग चेंज को हम पीएनएल में एडजस्ट कर देंगे। सबसे पहले हम आरआर को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि 1.5 लाख था इस क्वेश्चन में। अगर 1.5 लाख से भी ज़्यादा चेंज आ गया तो उसके बाद हमको पीएनएल में एडजस्ट करना है। ठीक है। इफ डाउनवर्ड रिवोल्यूशन इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर फर्दर रिवोल्यूशन बट इट वाज रिकॉर्डेड एज अपवर्ड अर्लियर, देन शुड रिवर्स रिवोल्यूशन रिजर्व। फर्स्ट सबसे पहले रिवोल्यूशन रिजर्व को रिवर्स करेंगे, उसके बाद इफ डिक्लाइन इज हायर देन रिवोल्यूशन रिजर्व, जो कि हमारे केस में 1,70,000 था, देन इट विल बी डेबिटेड इन पीएनएल। 20,000 को पीएनएल में डेबिट कर दिया, 20,000 को पीएनएल में डेबिट कर दिया। ठीक है। इस एग्जांपल में हमने 20,000 को पीएनएल में डेबिट कर दिया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट हमने रिवोल्यूशन डाउनवर्ड करना है, फिर फर्दर अपवर्ड करना है। इस केस में हम क्या करें, पहले तभी था हमने फर्स्ट अपवर्ड था फिर डाउनवर्ड था, अब इस केस में पहले डाउनवर्ड है। मतलब डाउनवर्ड कहने का मतलब पहले हमारे पास आरआर नहीं है, उसके बाद अपवर्ड होगा तो आरआर बनेगा। तो उस केस में क्या करेंगे, आइए देखते हैं। डब्ल्यूडीवी 2 लाख था और फेयर वैल्यू 1.5 लाख, तो हमारा आरआर नहीं क्रिएट होगा, पीएनएल में हम चार्ज करेंगे। पीएनएल डेबिट 50,000, पीपी को कम कर दिया 50,000 से, क्योंकि डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, तो हमने 50,000 रुपये से एसेट को कम कर दिया। अब दूसरा रिवोल्यूशन जो हम कर रहे हैं अगले साल, वो 1,80,000, मतलब 30,000 रुपये अपवर्ड है। 30,000 अपवर्ड है, तो पहले 50,000 को एडजस्ट करना होगा। तो पीपी अकाउंट डेबिट जैसे उसमें सेम किया था, पहले आरआर को एडजस्ट किया था, अब इसमें पीएनएल को पहले एडजस्ट करेंगे। जो रिवोल्यूशन के कारण जो लॉस या गेन हुआ था उसको पहले एडजस्ट करना होता है। तो पहले हमने पीपी को एडजस्ट कर लिया, पीएनएल को एडजस्ट कर लिया 30,000 रुपये के, और पीपी को बढ़ा दिया 30,000 रुपये से। ठीक है। दूसरा केस है कि 2,10,000 रुपये अगर हो गया तो मतलब 60,000 रुपये का डिफरेंस आ गया। इसमें 50,000 से 2,10,000, मतलब 60,000 का डिफरेंस आ गया। उस केस में 50,000 रुपये को पहले जो हमारा पीएनएल में डाल रखा था उसे रिवर्स करेंगे। उसके बाद जो डिफरेंस है 10,000 रुपये एडिशनल आरआर से एडजस्ट आरआर में ले जाएंगे। पीपी को 60,000 से बढ़ाया, 50,000 रुपये को पीएनएल एडजस्ट कर दिया, रिवर्स कर दिया, फिर उसके बाद 10,000 रुपये से रिवोल्यूशन रिजर्व क्रिएट कर दिया। सिंपल है, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अब इंडिया 16 के अकॉर्डिंग हमारे पास डिप्रिसिएशन के 3 मेथड हैं, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। कौन सा मेथड चूज करना है, स्ट्रेट लाइन करेंगे या डब्ल्यूडीवी करेंगे या यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड चूज करेंगे, ये मैनेजमेंट के इंटेंशन पर डिपेंड करता है और नेचर ऑफ एसेट पर डिपेंड करता है। स्ट्रेट लाइन मेथड करना है या डब्ल्यूडीवी मेथड करना है या यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड करना है, ये मैनेजमेंट इंटेंशन एंड नेचर ऑफ एसेट पर डिपेंड करता है। जैसा नेचर ऑफ एसेट होगा उस अकॉर्डिंगली जो सुटेबल मेथड होगा हम अडॉप्ट करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा एसएलएम है या डब्ल्यूडीवी है, अगर कुछ भी ना दे रखा हो तो आपको मानना है एसएलएम है। अब आगे चर्चा करते हैं। डिप्रिसिएशन इज जस्ट एन एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। डिप्रिसिएशन क्या है, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपी ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। डिप्रिसिएशन जो है
इट शुड बी कैलकुलेटेड फॉर ईच एसेट सेपरेटली, या हर एक एसेट के लिए सेपरेटली कैलकुलेट करना है। अगर ग्रुप ऑफ एसेट है आपके पास, ग्रुप ऑफ एसेट जो कि अभी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था सिमिलर नेचर के एसेट में, ग्रुप ऑफ एसेट कैन ऑल्सो बी फॉर्म ओनली एसेट आर सिमिलर। अगर सिमिलर एसेट है तो ग्रुप ऑफ एसेट फॉर्म कर सकते हैं और उस पर डिप्रिसिएशन लगा सकते हैं। इफ एन एसेट इज फॉर्म बाय डिफरेंट कंपोनेंट देन दैट आर हैविंग डिफरेंट लाइफ, देन कंपोनेंट बेस्ड डिप्रिसिएशन, हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कंपोनेंट बेस्ड डिप्रिसिएशन, वो भी पॉसिबल हो सकता है। अगर डिफरेंट कंपोनेंट दे रखा, डिफरेंट लाइफ दे, तो कंपोनेंट बेस्ड डिप्रिसिएशन इंडिया 16 अलाउ करता है, ठीक है। और जैसा कि आपको मालूम होगा लैंड पे कभी डिप्रिसिएशन नहीं लगता, क्योंकि लैंड की अनलिमिटेड लाइफ होती है। तो लैंड कैन नॉट बी डिप्रिसिएटेड ड्यू टू अनलिमिटेड लाइफ। अगर लैंड एंड बिल्डिंग दोनों एक्वायर किया, इकट्ठा किया है, तो लैंड पे नहीं लगाना, बिल्डिंग का वैल्यू निकाल के, बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू निकाल के उससे बिल्डिंग पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक ये सिंपल है। वी कैन कमेंट डिप्रिसिएशन ओनली पीपी इज मोर देन 1 ईयर। अगर पीपी की लाइफ 1 साल से ज़्यादा की है तभी हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, अदरवाइज हम डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही साल में अगर कंज्यूम हो जाना है पीपी तो इसे हम डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, डायरेक्टली खर्चा बुक कर देंगे। एंड इट इज़ रेडी फॉर, अगर पीपी रेडी फॉर यूज है तभी डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, अगर रेडी फॉर यूज नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। अगर पीपी को हम बेच देते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, तो या फिर हेल्ड फॉर सेल करते, पहले बिजनेस यूज कर रखा था, अब हमने हेल्ड फॉर सेल रखा है, तो हम डिप्रिसिएशन चार्ज करना बंद कर देंगे। अगर बुक्स में पीपी को डी रिकॉग्नाइज कर दिया है तो हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। अगर हमने पीपी के नेचर को चेंज कर दिया, हेल्ड फॉर सेल के तौर पे रिकॉग्नाइज किया है पीपी टू हेल्ड फॉर सेल अंडर 104 इंडिया 105 के अकॉर्डिंग, देन उस केस में हम डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि चेंज हो जाता है एस्टिमेशन में, हमारा एस्टिमेशन में चेंज हो जाता है। मान लो पहले हमने यूजफुल लाइफ 10 साल का सोचा हो, बाद में हमें लगता है कि नहीं जी ये 10 साल नहीं, ये 8 साल ही होगी, तो हमारा एस्टिमेशन चेंज हो सकता है। या इसका रिवर्स केस हो सकता है, पहले हमने 8 साल ले रखा हो तो अब ये हमें लगता है कि 10 साल हो गए उसकी लाइफ। इस तरह से एस्टिमेशन चेंज होगा। एस्टिमेशन को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? एज पर इंडिया 8 रिकॉग्नाइज करेंगे। एज पर इंडिया 8 इट शुड बी रिकॉग्नाइज प्रोस्पेक्टिवली। चेंज हो सकता है वो यूजफुल लाइफ में हो सकता है, या स्क्रैप वैल्यू में हो सकता है, या मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन में भी हो सकता है, फॉर ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग। ये कुछ भी हो सकता है, यूजफुल लाइफ में चेंज हो सकता है, सैलवेज वैल्यू में चेंज हो सकता है, स्क्रैप वैल्यू में, या मेथड में चेंज हो सकता है। और उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? एज पर इंडिया 8 प्रोस्पेक्टिवली करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं करना है। आइए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट हमारे पास था 1 लाख का, सैलवेज वैल्यू 10,000 पर, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स। 10 ईयर्स आफ्टर 2 ईयर्स इट इज एस्टिमेटेड द एसेट कैन बी फर्दर यूज फॉर 10 ईयर्स। मतलब 10 साल से अब एसेट बढ़ के 12 साल लाइफ हो गई, तो आपको डिप्रिसिएशन, ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, चेंज इन एस्टिमेट है, तो इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे इसके बारे में समझना है। तो ये कॉस्ट हमारे पास 1 लाख था, डिप्रिसिएशन 2 साल का लगाएंगे। 2 साल का डिप्रिसिएशन कितना आ गया? आफ्टर स्क्रैप वैल्यू घटाने के बाद 1 लाख माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 10 ईयर। 10 ईयर लाइफ थी इनिशियली, तो 2 साल का डिप्रिसिएशन 18,000 हो गया। तो थर्ड ईयर के बिगिनिंग में जो वैल्यू निकल के आई 82,000 WDV आ गई, ठीक है। अब हमारा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हो गया। लाइफ 10 साल हो गई, जो कि 8 साल पर होना था, तो चेंज ये 10 साल हो गया। तो WDV कितना है? 82,000। स्क्रैप वैल्यू सेम रहा 10,000। लाइफ 10 साल हो गया, न्यू लाइफ 10 साल हो गया, जो कि 8 साल होना था। अब नया एस्टिमेट 10 साल है, तो 10 साल के अकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन ये अब 7200 रुपया हर साल चार्ज करेंगे। पहले कितना करते थे? 9,000 एनुअली, अब ये 7,200 रह गया। इसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10, बी लिमिटेड ओन्स एन एसेट विथ एन ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख रुपया ओरिजिनल कॉस्ट है।
ऑन एक्विजिशन मैनेजमेंट डिटरमाइन दैट द यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है, रेजिडुअल वैल्यू वुड बी 20,000। 2 लाख की एसेट है, 10 साल लाइफ है, रेजिडुअल वैल्यू 20,000 दे रखा है। द एसेट इज नाउ 8 ईयर ओल्ड, 8 year old, asset is now 8 year old, and during this time there have been no revision to the assets residual। अब एसेट मतलब एसेट खरीदे हुए 8 साल हो गए हैं, ये तब की बात करता है। एसेट जो है ये 8 साल पुराना है। एट द एंड ऑफ 8 year मैनेजमेंट हैज रिव्यूड द यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू एंड हैज डिटरमाइंड दैट यूजफुल लाइफ कैन बी एक्सटेंडेड टू 12 years। अब लाइफ है रिवाइज कर दिया गया है 10 साल से, पहले ये 10 साल था, अब ये 12 साल हो गया है। एंड मेंटेनेंस प्रोग्राम इन व्यू ऑफ मेंटेनेंस प्रोग्राम एडोप्टेड बाय कंपनी, कोई मेंटेनेंस प्रोग्राम के कारण लाइफ है ना एक्सटेंड हो गया, 10 to 12 years हो गया। रेजिडुअल वैल्यू रिड्यूस हो गया है, रेजिडुअल वैल्यू कितना हो गया 10,000। हाउ वुड यू हैव चेंज इन द बी लिमिटेड, ठीक है। तो आइए समझते हैं। क्वेश्चन 10, ओरिजिनल कॉस्ट कितना था 2 लाख रुपए था। डिप्रिसिएशन 8 साल के लिए लगाना, क्योंकि एसेट 8 साल पुराना हो गया है, 8 साल के बाद चेंज करना है, तो 20,000 रुपये रेजिडुअल वैल्यू है, 10 साल ओरिजिनल लाइफ थी, तो 8 साल के लिए डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, 1,40,000 आ गया। तो कैरिंग अमाउंट कितना हो गया 56,000। डिप्रिसिएशन फॉर 9th ईयर अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, 56,000 है, ये WDV आ गया। न्यू स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 10,000, हमने सिंप्लिसिटी के लिए 20,000 मान लिया। और लाइफ जो है ये 8 साल से 12 साल हो गई है, तो कितना 4 साल लाइफ बच गई है, तो 4 साल के लिए रिमेनिंग लाइफ के लिए नया डिप्रिसिएशन ये 9,000 रुपया पर एनम एक निकल के आएगा। 9,000 डिप्रिसिएशन फॉर 9th ईयर 9,000 आया। इस तरह से हम चेंज इन द ईयर अगर हो तो कैसे डिप्रिसिएशन निकालेंगे, उस पर बेसिक एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अगर चेंज हो जाए तो उस केस में कैसे निकालेंगे। इस केस में हमने सिंप्लिसिटी के लिए स्क्रैप वैल्यू उतना ही रख लिया, अदरवाइज ये चेंज हो जाता फिगर, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख है, सैलवेज वैल्यू 20,000, लाइफ 10 साल। आफ्टर 2 ईयर 2 ईयर के बाद वैल्यू वेरिएशन चेंज हो जाता है, एस्टिमेशन चेंज हो जाता है। एस्टिमेटेड कंपनी रियलाइज 5,000, पहले कितना सोच रहा था 20,000 मिलेगा, अब है 5,000 ही मिलेगा। द कंपनी एस्टिमेट द एसेट कैन बी यूज फॉर फर्दर 10 ईयर, फर्दर 10 ईयर। लाइफ पहले भी 10 साल थी, अब ये 10 साल है, ठीक है। लाइफ में 10 साल है। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 2 लाख। डिप्रिसिएशन 3rd ईयर के लिए कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट कितना 2 लाख, डिप्रिसिएशन फॉर 2 ईयर्स, 2 लाख में 20,000 सैलवेज वैल्यू, 10 साल का लाइफ है, मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर्स कर दिए तो 2 साल का डिप्रिसिएशन निकल गया। तो कैरिंग अमाउंट आफ्टर डिप्रिसिएशन 3rd ईयर के बिगनिंग में 1,64,000 है। 1,64,000 न्यू सैलवेज वैल्यू 5,000 दे रखा है क्वेश्चन में। और न्यू लाइफ जो है 10 ईयर्स, मतलब 2 साल के बाद भी ये मशीन 10 साल और चल सकती है। इसका मतलब लाइफ भी रिवाइज हो गई है, 10 + 2 = 12 साल लाइफ हो गई थी, 2 साल ऑलरेडी लैप्स हो चुका। तो रिमेनिंग लाइफ कितना बच गया 10 ईयर्स बच गया। 10 ईयर इज द न्यू लाइफ ऑफ द मशीन, 5,000 इज द न्यू स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन। तो डिप्रिसिएशन कितना हो गया 3rd ईयर का 15,900। सिंपल है, कोई टेक्निकलिटी नहीं है। इसी एग्जांपल में मान लीजिए कि इफ एसेट कैन बी यूज फर्दर फॉर 6 ईयर, अगर 10 साल की जगह नहीं 6 साल ही यूज हो सकता, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना हमें। कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू लेस करने के बाद जो लाइफ से डिवाइड करेंगे, लाइफ न्यू लाइफ है 6 ईयर से डिवाइड करेंगे इंस्टेड ऑफ 10 ईयर्स, हम अब 6 ईयर से डिवाइड करेंगे। एंड डिप्रिसिएशन 26,500 आ गया। सिंपल है।
अब कहता है कि अगर मेथड में चेंज हो जाए SLM टू WDB, WDB टू SLM हो जाए तो उस केस में क्या करेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट जो है हमारी 20 लाख आ रही थी, डिप्रिसिएशन है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम WDB बेसिस पे है। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद SLM को अप्लाई कराना है। SLM इज अप्लाइड विद यूजफुल लाइफ ऑफ 12 ईयर्स। 12 साल के यूजफुल लाइफ मानते हुए SLM बेसिस पे, पहले WDB हो रहा था, अब SLM मानना है, यूजफुल लाइफ 12 ईयर्स है। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना हो गया 20 लाख। डिप्रिसिएशन को फर्स्ट ईयर कितना निकल जाएगा SLM बेसिस पे डायरेक्टली 20 लाख का 10%, 2 लाख हो गया। तो न्यू WDB कितना हो गया 18 लाख। 18 लाख। अब नई लाइफ कह रही है मशीन की, ये 12 साल है। पहले ये कितने थी, पहले ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख, डिप्रिसिएशन 10%, आफ्टर 1 ईयर मतलब टोटल ये कितना लाइफ हो गई 12 + 1 13 साल लाइफ हो गई। 1 ईयर ऑलरेडी लेफ्ट साइड कर रखा है, रिमेनिंग कह रहा है 12 साल है। अब रिमेनिंग 12 साल से डिवाइड कीजिए और ये अब है SLM बेसिस पर, WDB नहीं, अब SLM बेसिस पर। तो 1,80,000 रुपया हमारा, 1,80,000 हमारा कितना आ रहा है न्यू WDB, न्यू लाइफ 12 ईयर्स डिवाइड करेंगे तो 1,50,000 रुपया पर एनम न्यू डिप्रिसिएशन नए मेथड के अकॉर्डिंग। नया मेथड क्या है, ये SLM के अकॉर्डिंग निकल के आ गया। व्हाट विल बी रिवाइज डिप्रिसिएशन इफ मेथड इज चेंज आफ्टर 2 ईयर्स। अगर 2 साल के बाद हो ये मेथड चेंज हो, कुछ नहीं करना तो 2 साल का WDB से डिप्रिसिएशन निकालेंगे। WDB से कैसे निकलेगा 20 लाख माइनस 10% जो फिगर आएगा, फिर उसमें से माइनस 10% करेंगे तो ये 16,20,000 आएगा। 16,20,000 कैसे है, 20 लाख का 10% निकालने के बाद कितना आया था 18 लाख। 18 लाख का 10% कितना होता है 1,80,000। 1,80,000 को 18 लाख में डिवाइड लेस करेंगे तो हमारा फिगर कितना आएगा 16,20,000। तो 16,20,000 WDB आएगा एज पर ओल्ड मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। न्यू मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन कितना है SLM है और लाइफ कितनी है 12 साल है। तो नया डिप्रिसिएशन थे 1,35,000 पर मंथ आ गई। ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट है डी रिकॉग्निशन ऑफ PP। जब हम PP को बेच देते हैं तो बुक्स में PP को डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। डी रिकॉग्निशन के लिए क्या करना पड़ेगा, एसेट्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडिया 16 प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स शुड बी। अगर एसेट सेल से कोई प्रॉफिट और लॉस होता है तो उसे P&L में ट्रांसफ़र कर देना है। सिंपल है, कोई इसमें टेक्निकल नहीं है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अंडर इंडिया 16। डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या डिस्क्लोज करेगा बुक्स में को बताऊँगा। तो डिस्क्लोजर जो होगा बुक्स में 3 हेडिंग में जाएगा। एक बेसिक डिस्क्लोजर जाएगा, अगर कोई रिवोल्यूशन किया है तो फिर उसका डिस्क्लोजर जाएगा, और एक डिप्रिसिएशन का डिस्क्लोजर हर साल जाना ही जाना है। बेसिक डिस्क्लोजर क्या जाएगा, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है आपकी, कॉस्ट मेजरमेंट की कॉस्ट मॉडल है या रिवोल्यूशन मॉडल है। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है आपकी, सब्सिक्वेंट कॉस्ट जो आपने लिया है। डिस्क्रिप्शन अबाउट मॉडल फॉर प्रेजेंटेशन, कॉस्ट मॉडल है ले रहे हैं सब, या रिवोल्यूशन मॉडल ले रहे हैं। क्लास ऑफ एसेट क्या है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, कितने क्लास है आपका, वो क्लास ऑफ एसेट डिस्क्लोज करना है। कोई एडिशन या परचेज कोई ड्यूरिंग द ईयर हुआ उसको शो करना है। कोई डिलीशन है या बेच दिया आपने उसको शो करना है, डिस्क्लोज करना है। और रिकन्सिलेशन दिखाना है आपको ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू का। इसके बाद रिवैल्यूएशन का कोई केस है, अगर आपने रिवैल्यू किया है तो किस क्लास ऑफ एसेट को आपने रिवैल्यू किया है वो बताना आपको डिस्क्लोजर में। ट्रीटमेंट फॉर फर्दर रिवोल्यूशन, फर्दर रिवोल्यूशन का क्या ट्रीटमेंट किया है, उस कैसे रिवोल्यूशन का फिगर डिराइव किया है वो आपको बताना है। और रिवोल्यूशन रिजर्व इन द बिगिनिंग और एट द एंड, ओपनिंग और क्लोजिंग रिवोल्यूशन रिजर्व को, रिवोल्यूशन रिजर्व को, RR की फिगर को आपको शो करना है। फिर आपको बताना है डिप्रिसिएशन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन क्या है, क्लास वाइज अलग अलग है तो वो बताना होगा मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। फिर बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ मेथड क्या है, किस बेसिस पर आपने डिप्रिसिएशन का मेथड सेलेक्ट किया, मैनेजमेंट क्या सोचती है डिप्रिसिएशन के मेथड को सिलेक्शन को लेकर, किस बेसिस पर सेलेक्ट किया है वो आपको बताना है। फिर चेंज इन एस्टिमेट अगर कोई है,
Change in estimate may be due to change in life of the asset, salvage value, scrap value, या मेथड को कोई चेंज किया डिप्रिसिएशन का, SLM टू डिलीवरी भी तो SLM या कोई और मेथड चेंज किया हो, तो आपको ये सारे डिस्क्लोजर देने हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे चेंज इन एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग या रिमूवल डिस्कमिशनिंग। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।